हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं समाजशास्त्र के 70 से भी अधिक महत्वपूर्ण कथन जो आपकी परीक्षा के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। समाजशास्त्र की अगले महीने जो तारीख प्रस्तावित है नवंबर में 5 से 8 नवंबर के बीच में छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके लिए भी समाजशास्त्र के कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लस आपके नेट की परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी अपकमिंग वैकेंसी यूपी पीजीटी और हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए भी ये कथन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भाग एक को मैंने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं, लिंक हम इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और ये आज भाग 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपके साथ एक क्वेट शेयर करेंगे। आज का जो विचार है वह है सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है। ठीक, इस विचार के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला कथन है, एक संस्कृति के तत्वों का वह डिज़ाइन जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता हुआ जीवन के तरीकों से संबद्धता, निरंतरता तथा विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है, सांस्कृतिक प्रतिमान कहलाता है। ऐसा कथन किसने दिया है? तो फ्रेंड्स, यह कथन हर्षकोविच साहब ने दिया है। ये कथन किसने दिया है फ्रेंड्स? ये कथन हर्षकोविच साहब ने दिया है। फिर से ये कथन हम रिपीट करेंगे। एक संस्कृति के वह तत्वों का वह डिज़ाइन है जो कि उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमानों के माध्यम से व्यक्त होता हुआ जीवन के तरीकों से संबद्धता, निरंतरता तथा विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है, वह संस्कृति प्रतिमान कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट जो कथन है, स्टेटमेंट है, वह है मानव संबंधों के प्रतिमान एवं उनकी रचनाओं का भंग सामाजिक विघटन है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा फेरिस ने कहा है। फिर से रिपीट करेंगे, मानव संबंधों के प्रतिमान एवं उनकी रचनाओं का भंग सामाजिक विघटन है। ऐसा किसका कथन? ऐसा फेरिस ने कहा है। फिर नेक्स्ट आपका जो कथन है वह है संस्कृति के अंगों के संबंधों की मधुरता का अव्यवस्थित रूप सामाजिक विघटन है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा अकबर एवं निमकॉफ ने कहा है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है? अकबर और निमकॉफ ने। फिर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कथन आता है वह है सदस्यों के बीच संबंधों की विशृंखलित रूप सामाजिक विघटन है। सदस्यों के बीच संबंधों का विशृंखलित रूप सामाजिक विघटन है। ठीक है ना? ऐसा किसने कहा है? ऐसा मावरर ने कहा है। ऐसा किसने कहा? ऐसा मावरर ने कहा है। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कि व्यवहार के प्रचलित नियमों का ह्रास सामाजिक विघटन है। ऐसा किसने कहा है? थॉमस एंड नैनकी ने। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। व्यवहार के प्रचलित नियमों का ह्रास सामाजिक विघटन है, थॉमस और नैनकी का कथन है। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कथन पे आते हैं। फ्रेंड्स, अभी ये जो कुछ आप 4-5 जो स्टेटमेंट लगातार देख रहे हो, ये सामाजिक विघटन से रिलेटेड है। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है सामाजिक विघटन समाज के सदस्यों में मैत्तक्य अथवा सामाजिक दृढ़ता के अभाव एवं असामाजिक असंतुलन की स्थित है। ठीक ना? फिर से रिपीट करेंगे, समाज विघटन समाज के सदस्यों में मैत्तक्य अथवा सामाजिक दृढ़ता के अभाव एवं सामाजिक संतुलन की स्थित है। ऐसा किसने कहा है? इमाइल दुर्खीम ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, अंतर्विवाह की उत्पत्ति भी सर्वप्रथम गंगा के मैदान के ब्राह्मणों से हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंतर्विवाह की उत्पत्ति भी गंगा के मैदान
के ब्राह्मणों से हुई है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा घुरिये साहब कहते हैं। कौन कहता है? जी.एस. घुरिये साहब कहते हैं। ठीक है ना। जिन्हें नेक्स्ट आता है, जिन्हें हम जातियाँ कहते हैं वे वास्तव में उपजातियाँ हैं। ऐसा कौन कहता है? ये भी घुरिये कहते हैं। जिन्हें हम जातियाँ कहते हैं वास्तव में उपजातियाँ। तो इससे याद रखना कि जाति उपजातियों की बात कौन करता है? जिन्हें हम जातियाँ कहते हैं वो वास्तव में उपजाति हैं। तो उपजातियों से याद रखना कि उपजातियों की बात कौन करता है? वो घुरिये साहब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर नेक्स्ट आता है बुद्धि संगता। बुद्धि संगता के वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धि संगता के 4 प्रकार: औपचारिक, वास्तविक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक। ठीक है ना। कौन कौन से हैं? बुद्धि संगता के 4 प्रकार: औपचारिक, वास्तविक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक का उल्लेख किया किसने किया? मैक्स वेबर ने किया है। ठीक, ये पूछ सकता है कि बुद्धि संगता के 4 प्रकारों का उल्लेख किसने किया है? तो मैक्स वेबर ने किया। इस तरह से पूछ सकता है कि बुद्धि संगता के 4 प्रकारों में मैक्स वेबर ने किस किस बातों का उल्लेख किया है, किस किस प्रकार का उल्लेख किया है? तो ये किया है औपचारिक, वास्तविक, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आधुनिकता का प्रमुख लक्षण। मॉडर्निटी से है क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट। आधुनिकता का प्रमुख लक्षण बुद्धि संगता या विवेक से है। ऐसा किसने कहा? ऐसा जॉर्ज रिट्जर साहब ने कहा है। आधुनिकता का प्रमुख लक्षण बुद्धि संगता या विवेक से है। कौन कहा है? जॉर्ज रिट्जर साहब ने ऐसा कहा है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है पूंजीवादी मुनाफाखोरी है। यह मुनाफाखोरी परिस्थिति समूहों का निर्माण करती है। ठीक है, ये मार्क्स एवं वेबर का कथन है। किसका कथन है? मार्क्स एवं वेबर का। पूंजीवादी मुनाफाखोरी है या मुनाफाखोरी परिस्थिति समूहों का निर्माण करती है। ऐसा किसने कहा है? मार्क्स एवं वेबर ने कहा है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वह है ऑस्कर लेविस ने रैटफील्ड के द्वारा अध्ययन किए गए जिस गांव का पुनः अध्ययन किया है वह गांव है, वह है फ्रेंड्स टेपोजलान, मैक्सिको में स्थित है। कौन सा गांव है? टेपोजलान, जो कि मैक्सिको में स्थित है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, टेपोजलान फ्रेंड्स जो गांव है, इसकी स्टडी पहले रॉबर्ट रैटफील्ड ने की थी, उसके बाद ऑस्कर लेविस ने भी किया। ठीक है ना। तो यहाँ स्टेटमेंट देखिए आप कि ऑस्कर लेविस ने रैटफील्ड द्वारा अध्ययन किए गए जिस गांव का पुनः अध्ययन किया है वह कौन सा गांव है? वह है टेपोजलान। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। आधुनिकता की व्याख्या यांत्रिकी और सावी समाजों के आधार पर की है। किसने की है? इमाइल दुर्खीम ने की है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, तो आधुनिकता की व्याख्या यांत्रिक और सावी समाजों के आधार पर की है। किसने की है? इमाइल दुर्खीम ने की है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है आधुनिकता और कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र है। ऐसा कौन कहा है? ऐसा फर्डिनेंड टॉनिज जी ने कहा है। किसने कहा है? फर्डिनेंड टॉनिज जी ने। आधुनिकता और कुछ ना होकर सामाजिक प्रक्रियाओं का, सोशल प्रोसेस, आधुनिकता और कुछ ना होकर के सामाजिक प्रक्रियाओं का जाल मात्र, ऐसा किसने कहा है? फर्डिनेंड टॉनिज ने कहा है। फिर फर्डिनेंड टॉनिज ने आधुनिक समाज को क्या कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, फर्डिनेंड टॉनिज ने आधुनिक समाज को क्या कहा है? गेसल सॉफ्ट कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा है फर्डिनेंड टॉनिज ने आधुनिक समाज को? गेसल सॉफ्ट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, निश्चित रूप से ज्ञानोदय समाजवाद देने में असफल रहा। ठीक है, रिपीट करेंगे, निश्चित रूप से ज्ञानोदय समाजवाद देने में असफल रहा। ऐसा किसका कथन है? लियो टॉर्ट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ज्ञानोदय से ही संबंधित है। ज्ञानोदय ने मनुष्य को उसके स्वयं के द्वारा निर्मित जंजीरों से मुक्त कर दिया है। ज्ञानोदय ने मनुष्य को उसके स्वयं के द्वारा निर्मित जंजीरों से मुक्त कर दिया। ऐसा किसका कथन है? कॉम्ट का कथन है, अगस्ट कॉम्ट जी का कथन है ऐसा। फिर नेक्स्ट आता है सफलता महान वृत्तांत और वैश्विकता के समर्थक हैं जेमसन सफलता महान वृत्तांत और वैश्विकता के समर्थक हैं। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, उत्तर आधुनिक समाज एक संज्ञाहीन समाज है। इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, यह कभी रोता है ना यह कभी हंसता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा जेमसन साहब का स्टेटमेंट है। ठीक है ना।
जेमसन कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज एक संज्ञाहीन समाज है। इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, ना यह कभी रोता है ना यह कभी हंसता। ऐसा किसने कहा? ऐसा जेमसन ने कहा है। फिर नेक्स्ट कथन आता है जेमसन से ही संबंधित है। जेमसन ने उत्तर आधुनिकता की संस्कृति की व्याख्या की है। किस संदर्भ में की है? यह की है इन्होंने आर्थिक संदर्भ में। जेमसन ने उत्तर आधुनिकता की संस्कृति की व्याख्या किस संदर्भ में की है? आर्थिक संदर्भ में की है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख के अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स स्टेटमेंट है वो सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए, इसको करिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है संकेत, प्रतिकीर्ति, आचरण संहिता उपभोग समाज की व्याख्या की मूलभूत अवधारणा है। ऐसा किसने कहा है? बॉडीलॉर्ड साहब ने कहा है। संकेत, प्रतिकीर्ति, आचरण संहिता उपभोग समाज की व्याख्या की मूलभूत अवधारणा है। ऐसा किसने कहा है? बॉडीलॉर्ड साहब ने कहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है समाजशास्त्र में विनिमय में प्रतीक का उपभोग सर्वप्रथम किया, तो वो किसने किया है? इमाइल दुर्खीम द्वारा किया गया है। समाजशास्त्र में विनिमय में प्रतीक का उपभोग सर्वप्रथम किया गया है, इमाइल दुर्खीम साहब द्वारा किया गया है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग समाज कहते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट, उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग समाज कहते हैं। कौन कहता है? बॉडीलॉर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग समाज कौन कहता है, तो ये कहते हैं बॉडीलॉर्ड, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तर आधुनिक समाज की संरचना उपभोग पर बनी हुई है। इस समाज का सामाजिक स्तरीकरण उपभोग पर निर्भर है। ध्यान दीजिएगा, फिर से उपभोग की बात की जा रही है, ठीक है ना। उत्तर आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है और उपभोग ये टर्म यूज़ हो रहा है, तो हम कॉरलेट कर सकते हैं कि किसने कहा। ऊपर देखिए बॉडीलॉर्ड ने उपभोग समाज कहा है। नेक्स्ट भी स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट में जो हम पढ़ रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, उसमें भी यही लिखा है, तो ये भी कथन किसका है? बॉडीलॉर्ड का है। कभी कभी कोई चीज़ें हमें याद नहीं रहती है ना, लेकिन हम उसको पहले से पढ़े रहते हैं, ठीक है, तो उसका कोई एक टर्म याद आ जाए तो उससे भी क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। और यही तरीका होता है क्वेश्चन सही करने का कि कोई विशेष जो विद्वान है, समाजशास्त्री हैं, वो किसी विशेष चीज़ की पे बल दे के बात करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम चीज़ों को कैच कर लेते कि हाँ ऐसा उन्होंने कहा है। जैसे गेस लगाने का एक तरीका है, कभी कभी हमारे अनुमान भी सही हो जाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं और हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ये ऐसी दशा में होता है जब हमें कंफर्म नहीं होता है और हम याद करने की कोशिश करते हैं, तो इस दशा में हम कर सकते हैं कि हमारे अनुमान सही होने के तब 99% चांस होते हैं, ठीक है। जहाँ हमें कुछ नहीं आ रहा है कि हमने गेस भी इस तरह से किया कि वो हमारा आंसर सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए उपभोग समाज की बात बॉडीलॉर्ड करते हैं उत्तर आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में। फिर सेकंड स्टेटमेंट में कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज की संरचना उपभोग पर बनी हुई है और इस समाज का सामाजिक स्तरीकरण उपभोग पर निर्भर है, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट जो है किसका है? वो बॉडीलॉर्ड जी का है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है उत्तर आधुनिकता और कुछ ना होकर के आधुनिकता की निरंतरता मात्र है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये कौन कहता है? ये रिट्जर कहते हैं। क्या कहते हैं रिट्जर? कि उत्तर आधुनिकता और कुछ ना होकर आधुनिकता की निरंतरता मात्र है। अब उत्तर आधुनिकता को आधुनिकता की निरंतरता मात्र कौन कहता है? वो कहते हैं रिट्जर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है उत्तर औद्योगिकता में पूंजीवाद समाप्त होने के बजाय और अधिक विकसित हो रही है। ये किसने कहा है? ये जेमसन साहब का कथन है। किसका है? जेमसन साहब का। ओके, नेक्स्ट कथन है फ्रेंड्स आधुनिक समाज में प्रकृति का ही अंत कर दिया है। उत्तर आधुनिकता विनाश की इस लीला से खुश नहीं है।
आधुनिक समाज में प्रकृति का ही अंत कर दिया गया है और उत्तर आधुनिकता विनाश की इस लीला से खुश नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा मैकीवेन का कथन है। ओके, फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है, प्रदूषण ने मनुष्य को ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया है जहां उसकी मुक्ति नहीं है। ये किसका कथन है? ये भी मैकीवेन का कथन है। उत्तर आधुनिकता युवा उपसंस्कृति का निर्माण करती है। इसे प्रतिकूल संस्कृति या उपसंस्कृति कह सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स कि युवा उपसंस्कृति की बात की गई है, ठीक है ना, कि तो ये क्या होता है? तो उत्तर आधुनिकता ही युवा उपसंस्कृति का निर्माण करती है। इसे प्रतिकूल संस्कृति या उपसंस्कृति कह सकते हैं। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट कथन है, उत्तर आधुनिकता संस्कृति में गहनता की कमी होती है। उत्तर आधुनिकतावादी संस्कृति में गहनता की यानी गहराई की कमी होती है। वस्तुतः यह संस्कृति सतही संस्कृति होती है। ऐसा किसने कहा है? जेम्सन ने कहा है। जेम्सन कहते हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी संस्कृति में गहनता की कमी होती है। वस्तुतः यह संस्कृति सतही संस्कृति होती है। ठीक ना, यानी उत्तर आधुनिकता की संस्कृति को सतही संस्कृति कौन कहता है? वो जेम्सन कहते हैं। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है, उत्तर आधुनिकता बहुलवादी है, इसमें विकेंद्रितता होती है। उत्तर आधुनिकता बहुलवादी है, इसमें विकेंद्रितता होती है। ऐसा कौन कहा है? ऐसा एंथनी गैडेंस साहब ने कहा है। ठीक है ना, उत्तर आधुनिकता बहुलवादी होती है, इसमें विकेंद्रितता होती है। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये दूसरा, उत्तर आधुनिकता को विखंडनवाद के साथ जोड़ा है। किसने जोड़ा है? जैक देरिडा साहब ने जोड़ा है। ठीक है ना, उत्तर आधुनिकता को विखंडनवाद के साथ जोड़ा है जैक देरिडा साहब ने जोड़ा है। फिर नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है, ये सारे जो आप 1 बाय 1 देख रहे हो ना स्टेटमेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और सब एग्जाम में आ चुके हैं। शक्ति और ज्ञान परस्पर मिले हुए हैं। इस अर्थ में ज्ञान में उत्पादन शक्ति है। ये किसका है? फूको, मिशेल फूको साहब का ये स्टेटमेंट है। ये नॉलेज और पावर और नॉलेज की बात करते हैं। कौन? मिशेल फूको। तो यहाँ पे देखिए, शक्ति और ज्ञान परस्पर मिले हुए हैं और इस अर्थ में ज्ञान में उत्पादन शक्ति है। ओके, ये किसका स्टेटमेंट है? ये फूको साहब का स्टेटमेंट है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट है, वर्तमान पूंजीवाद विलंबित पूंजीवाद अर्थात देर में विकसित हुआ पूंजीवाद है। ये कौन कहता है? ये जेम्सन कहते हैं। ठीक है ना, वर्तमान पूंजीवाद विलंबित पूंजीवाद अर्थात देर से विकसित हुआ पूंजीवाद है। ये कौन कहता है? जेम्सन कहता है। यानी ध्यान रखें, विलंबित पूंजीवाद की बात कौन करता है? वो जेम्सन साहब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृति एक ऐसी अनावश्यक वस्तु है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, संस्कृति एक ऐसी अनावश्यक वस्तु है जिसकी रग रग में खून पीने की लालसा है और यह गरीबों का खून पीती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये जेम्सन साहब का है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट आता है, उत्तर आधुनिकता कुछ ना होकर अति यथार्थता है और यह अति यथार्थता प्रतिकृति द्वारा निर्मित होती है। ये किसका कथन है? ये है बॉडीलार्ड का स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब आधुनिक काल समाप्त हो गया है, इसे दफना दिया गया है और उसके स्थान पर उत्तर आधुनिकता ने ले लिया है। उसका स्थान उत्तर आधुनिकता ने ले लिया। ऐसा कौन कहता है? रिट्जर कहते हैं। अब आधुनिक, फिर से रिपीट करेंगे, अब आधुनिक काल समाप्त हो गया है, इसे दफना दिया गया है और उसका स्थान उत्तर आधुनिकता ने ले लिया। ऐसा कौन कहता है? ऐसा रिट्जर कहते हैं। उत्तर आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है, विखंडित आंदोलन है जिसमें सैकड़ों फूल खिल सकते हैं। उत्तर आधुनिकता में बहु संस्कृतियों का निवास होता है। यह किसका कथन है? यह है रिचर्ड गोट का कथन। उत्तर आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है, विखंडित आंदोलन है जिसमें सैकड़ों फूल खिल सकते हैं। उत्तर आधुनिकता में बहु संस्कृतियों का निवास हो सकता है। ये कथन किसका है? यह कथन रिचर्ड गोट का है। फिर नेक्स्ट है, मिथक को इनके पशुलेटेड हिस्ट्री कहा है कलिंगवुड ने। मिथक, ठीक है ना, मिथक यानी कोई स्टोरी, कहानियाँ, जो मतलब मिथक का अर्थ यहाँ पे लगाया जाता है। मिथक इनके पशुलेटेड
मिथक को इनके पसुलेटेड हिस्ट्री कहा है, ये कहा है कलिंगवुड ने। फिर नेक्स्ट है टोटम को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना है। वेरी इंपॉर्टेंट। टोटम की बात कौन करता है? दुर्खिम करते हैं। टोटम को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना है, किसने माना है? दुर्खिम जी ने माना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, धर्म आत्माओं एवं प्रेतात्माओं में विश्वास है। धर्म आत्माओं और प्रेतात्माओं में विश्वास है, यह किसने कहा है? टाइलर ने कहा है। ओके। फिर नेक्स्ट, प्रेतात्माओं को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना है, टाइलर और स्पेंसर ने। ओके। फिर नेक्स्ट है अपनी कृति एंशियंट लॉ। अपनी कृति एंशियंट लॉ में पिता पैतृकता को ही बंधुत्व का आधार माना तथा पितृसत्ता को जन्म दिया। किसने? हेनरी मैन ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी हेनरी मैन की बुक काफ़ी पूछती है, एंशियंट लॉ जो हेनरी मैन की बुक है, ठीक है ना। और इसी अपनी कृति एंशियंट लॉ में इन्होंने पिता पैतृकता को ही बंधुत्व का आधार माना तथा पितृसत्ता को जन्म दिया। ये पितृसत्ता की बात करते हैं। और इनकी रचना कौन सी? एंशियंट लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके। नेक्स्ट, बंधुत्व जैविकी संबंधों का सामाजिक स्वीकृति है। बंधुत्व जैविकीय संबंधों की सामाजिक स्वीकृति है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा रिवर्स कहते हैं। सामाजिक संरचना की अवधारणा मूलतः बंधुत्व संबंधों के विश्लेषण पर आधारित है। ये किसका कथन है? रैडक्लिफ ब्राउन जी का। सामाजिक संरचना की अवधारणा मूलतः बंधुत्व संबंधों के विश्लेषण पर आधारित है, ऐसा कौन कहता है? रैडक्लिफ ब्राउन साहब कहते हैं। उपजाति को विश्लेषण की इकाई माना जाना चाहिए, ऐसा कौन कहा है? इरावती कर्वे। उपजाति को विश्लेषण की इकाई माना जाना चाहिए, यह कथन किसका है? यह है इरावती कर्वे जी का। उपजाति यथार्थ में सही जाती है। उपजाति यथार्थ में ही सही जाती है, ऐसा किसका कथन है? जी.एस. घोरिये साहब, एम.एन. श्रीनिवास साहब का। ठीक है ना। उपजाति यथार्थ में सही जाती है। फिर नेक्स्ट, उपजाति को स्वतंत्र समूह माना है, किसने? बी.आर. चौहान ने। उपजाति को स्वतंत्र समूह माना है, किसने माना है? बी.आर. चौहान साहब ने। सर्वप्रथम, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सर्वप्रथम वर्ण और जाति में भेद किया, किसने किया? सेनॉर्ट ने। वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम वर्ण और जाति में भेद किया, किसने किया है? सेनॉर्ट ने। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से द्रविड़ियन थी, जिसे सभ्य आर्यों ने स्वीकार किया, ऐसा किसका कथन है? सिलेटर तथा परजीटर ने। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से द्रविड़ियन थी, जिसे सभ्य आर्यों ने स्वीकार किया, ऐसा किसका कथन है? सिलेटर तथा परजीटर का। फिर नेक्स्ट, जाति क्रम के पैमाने में जाति जितने नीचे होगी उसका संगठन उतना ही सुदृढ़ होगा, ऐसा कौन कहता है? हट्टन, ब्लंट, ओमेलो। ओके। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जाति वंशानुक्रम विशेषीकरण तथा व्यवस्थित श्रेणी पर आधारित एक समूह है, ऐसा कौन कहता है? बोकले। यांग सिटी के अध्ययन में सन 1949 में वर्ग निर्धारण के 6 आधारों आर्थिक, आय, व्यवसाय, आवास, शिक्षा, नातेदारी का उल्लेख किसने किया है? लॉयड वार्नर ने। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यांग सिटी के अध्ययन में सन 1949 यानी 1949 में वर्ग निर्धारण के 6 आधारों की बात की है। ठीक है। कौन किया है? लॉयड वार्नर ने। कौन कौन से 6 आधार बताए हैं? आर्थिक, आय, व्यवसाय, आवास, शिक्षा, नातेदारी। ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कि वर्ग निर्धारण में क्वेश्चन जो बनता है ऐसे बनेगा, वर्ग निर्धारण में यांग सिटी की स्टडी किसने किया है? तो आप बताओगे वार्नर ने, लॉयड वार्नर ने। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस सन में इन्होंने किया है, ये आप बताओगे 1949 में। फिर कौन कौन से आधार पे किया है? तो यह है आर्थिक, आय, व्यवसाय, आवास, शिक्षा और नातेदारी। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था।
फिर नेक्स्ट आता है भारत में वेबर के मॉडल। ओके, भारत में वेबर के मॉडल को अपना कर जाति का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री कौन है? वो है आंद्रे बेतेई साहब। भारत में वेबर के मॉडल को अपनाकर जाति की स्टडी की है, वो कौन से समाजशास्त्री हैं? वो है आंद्रे बेतेई साहब। फिर नेक्स्ट है वर्ग की स्थिति। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा है कि वेबेरियन मॉडल के आधार पे कास्ट की स्टडी किसने की है? तो वो की है आंद्रे बेतेई साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ग की स्थिति वास्तव में बाजार की स्थिति है। वर्ग की स्थिति वास्तव में बाजार की स्थिति है, ऐसा किसने कहा? ऐसा मैक्स वेबर साहब ने कहा है। फिर नेक्स्ट है उत्पादन के साधन जिसके पास है वह अपने लिए ही वर्ग है। ठीक, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। ये कहते हैं कि उत्पादन के साधन जिसके पास है वह अपने लिए ही वर्ग है, कार्ल मार्क्स। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद की पूर्ति चेतन रूप में सर्वाधिक योग्य व्यक्ति के द्वारा हो, ऐसा किसने कहा? किंग्सले डेविस साहब ने कहा है। फिर नेक्स्ट है किसी विशिष्ट भूमिका में विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार भूमिका व्यवहार होता है, ये किसने कहा? न्यूकॉम्ब ने कहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा परिभाषित भूमिका निर्धारित भूमिका कहलाती है, न्यूकॉम्ब। भूमिका पद की पूर्ति करने का प्रत्याशित ढंग है, गिन्सबर्ग। भूमिका पद की पूर्ति करने का प्रत्याशित ढंग है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा गिन्सबर्ग ने कहा है। आदर्श समूह को नेक्स्ट कथन है आदर्श समूह को सर्वप्रथम द्वितीयक समूह कहा है, रॉबर्ट बीरस्ट्रीट ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि आदर्श समूह को द्वितीयक समूह किसने कहा है? वो कहा है रॉबर्ट बीरस्ट्रीट ने। परिवार एक कारखाना है जिसमें मानवीय व्यक्ति निर्मित होता है, ये कथन किसका है? पार्सन्स का। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। परिवार को एक कारखाने के रूप में परिभाषित किया है, किसने किया है? टॉलकट पार्सन साहब ने किया है। नेक्स्ट है परिवार के कार्य अन्य संस्था के द्वारा नहीं हो सकते हैं, ऐसा किसने कहा है? किंग्सले डेविस साहब ने कहा है। परिवार के कार्य अन्य संस्था के द्वारा नहीं हो सकते हैं, ऐसा किसने कहा है? ऐसा किंग्सले डेविस साहब ने कहा है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है जो कथन है, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसमें मूल रूप में दंपत्ति और उनकी संतान रहती है। ये कथन किसका है? ये लूसी मेयर का है। ये इम्पोर्टेंट है। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ साथ रहते हैं। इसमें मूल रूप से दंपत्ति व उसकी संतान रहती है। यह कथन किसका है? यह कथन है लूसी मेयर साहब का। फिर नेक्स्ट कथन है फ्रेंड्स, वो भी परिवार से ही है। परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये है मैकाइवर और पेज का। ओके, मैकाइवर और पेज की ये स्टेटमेंट है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है स्तरीकरण का आधार शक्ति है। ये स्टेटमेंट किसका है? मैक्स वेबर का। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये कि स्तरीकरण का आधार शक्ति है, ऐसा किसने कहा? ये मैक्स वेबर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड, परिस्थिति को सम्मान का पर्याय माना है। किसने माना है? परिस्थिति को सम्मान का पर्याय मैक्स वेबर साहब ने माना है। फिर नेक्स्ट है वर्ग, परिस्थिति, समूह व दल के आधार पर स्तरीकरण की व्याख्या करते हैं। कौन करता है? मैक्स वेबर करते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संपत्ति के अधिकार से वर्ग भेद उत्पन्न होता है और वर्ग भेद उत्पन्न होता है और शक्ति के अधिकारों से राजनीतिक दल बनते हैं और सम्मान में अंतर होने से परिस्थिति, समूह या स्तर बनते हैं। ऐसा किसने कहा है? ऐसा मैक्स वेबर साहब ने कहा है। ये कहते हैं मैक्स वेबर की संपत्ति के अधिकार से वर्ग भेद उत्पन्न होता है और शक्ति के अधिकारों से राजनीतिक दल बनते हैं और सम्मान में अंतर होने से परिस्थिति, समूह या स्तर बनते हैं। ऐसा किसने कहा है? ऐसा मैक्स वेबर ने कहा है।
फिर नेक्स्ट है स्त्रीकरण को पदों का क्रम विन्यास माना है। ठीक है, किंग्सले डेविस ने स्त्रीकरण को पदों का क्रम विन्यास माना है, या माना है किंग्सले डेविस ने। समाज में असमानता अचेतन रूप से व्याप्त है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है समाज में असमानता अचेतन रूप से व्याप्त है, जिसके अनुसार समाजों में ऐसी व्यवस्था होती है कि बहुत अधिक पद उन पदों के लिए सबसे अधिक योग्य व्यक्ति में ही बांटे जाते हैं। ऐसा किसने कहा है? डेविस और मूर ने। ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो इम्पॉर्टेंट है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और उसी के आधार पे हम इस इम्पॉर्टेंट कथन की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। सामाजिक स्त्रीकरण सभी कार्यों में अपरिहार्य रूप से रहा है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां समाज स्तरों में बटा हुआ नहीं रहा हो। ऐसा किसने कहा है? ऐसा डेविस और मूर ने कहा है। सामाजिक स्त्रीकरण सभी कार्यों में अपरिहार्य रूप से रहा है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां समाज स्तरों में बटा हुआ नहीं रहा हो। ऐसा किसने कहा है? डेविस और मूर ने। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक आधार पर अध्ययन किया। वेरी इंपॉर्टेंट, स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक आधार पर अध्ययन किया है किंग्सले डेविस और विल्मट मूर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक आधार पर अध्ययन किया है, तो किसने किया है? यह किया है किंग्सले डेविस साहब ने। फिर नेक्स्ट है उत्पादन कार्यों में संघर्ष से अधिक सहयोग होता है। प्रत्येक वर्ग विभक्त समाज क्रांति की दहलीज पर खड़ा हो यह आवश्यक नहीं है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा जॉनसन्स का कहना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये 70 से अधिक जो महत्वपूर्ण कथन थे उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग सुन के देख के अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना और इसे रिवाइज़ करना, इसे पढ़ना आप लोग। ठीक है, इससे क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर मिलेंगे। ये श्योर एंड सर्टेन है कि इससे आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो जो अभी नवंबर में प्रस्तावित है, चाहे वो आपके नेट JRF के एग्ज़ाम्स हो फ्रेंड्स, चाहे ये आपकी अपकमिंग कोई वैकेंसी हो, UP PGT हो आपकी, या फ्रेंड्स आपकी हायर एजुकेशन की जो वैकेंसी आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें भी आपको ये काफ़ी बेनिफिट देगा। तो ये हर तरीके से हर एक या अदर भी कोई सोशलॉजी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, PhD के एग्ज़ाम है सोशलॉजी के, उन सब में ये काफ़ी काम देगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। ओके, और राइट डाउन करना। और नेक्स्ट इसका पार्ट 3 भी है मेरे पास, वो वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब बहुत समय भी नहीं है, 1 महीने का टाइम है आपके एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में। तो बहुत रिलैक्स होके आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करिए। और तब तक के लिए आप लोग को मेरा बहुत नमस्कार। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी आपके सामने आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।